नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के सामने मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने हिंदी की फैकल्टी जो कि आपको बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। यानी जो आपका 30 क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप सभी बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस वालों के लिए वीडियो जा रहा है, तो आप सभी को थोड़ा सा पैटर्न के विषय में समझा देता हूँ। बीएचयू का जो पेपर होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से, और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके महत्वपूर्ण होते हैं लैंग्वेज पार्ट से, जो कि आपका जो कट ऑफ का है वो कट ऑफ का काफी परिवर्तन कर देता है। जिनका लैंग्वेज सेक्शन उनका अच्छा जाता है और जिनका लैंग्वेज सेक्शन खराब जाता है। यानी अगर लैंग्वेज सेक्शन को आप अच्छे से बैलेंस करते हैं और खासकर अगर हिंदी लैंग्वेज आप अटेम्प्ट करते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट करने का बहुत ही फायदा मिलता है। और उसमें फायदा किस प्रकार से मिलता है कि आपका जो 30 क्वेश्चन है, लगभग अगर आप अच्छे से उसकी तैयारी करते हैं तो उसमें लगभग 28 क्वेश्चन आप सही करते हैं। और अगर आप 28 क्वेश्चन अगर सही कर लेंगे, यानी बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ जो तैयारी हो रही है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे अच्छे से, जिस ढंग से आपको अभी हमारे फैकल्टी मेंबर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, थोड़ा सा बातों को समझा देता हूं, उसके बाद फैकल्टी मेंबर आपको बताएंगे हिंदी साहित्य कैसे वो पढ़ाएंगे और आगे की चर्चा के लिए। तो जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो काफी मायने रखता है आपका तैयारी में। तो आज उसी को लेकर के जो हिंदी साहित्य है उसको जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे उससे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और ये शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसा नहीं, आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका पूछा जाता है कि कोई पुस्तक का नाम दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ये किसकी पुस्तक है, किसी उपन्यास का नाम दे दिया, किसी कविता का नाम दे दिया, किसी कविता की पंक्ति दे दी, या फिर थोड़ा सा व्याकरणिक में पूछ देता है कि ये एग्जाम्पल कौन सा अलंकार है। ये ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होगा, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बीएचयू स्टडी कैपिटल के द्वारा जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा उसके थ्रू आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से आप एनालिसिस करके, जैसा कि प्रीवियस ईयर में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको दिया गया है। लेकिन हम लोग जब अगर पढ़ाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को ब्रॉड वे में समझते चलते हैं, जिससे हमारा जो मेंटलिटी है वो विकसित होगा और हम लोग हिंदी साहित्य को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और हिंदी के साहित्य के इतिहास को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने हिंदी के फैकल्टी मेंबर उपानंद यादव जी को, और वो आपके सामने आएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या हिंदी साहित्य को वो कैसे पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, और जिन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए पूरी तरह से, यानी कोर्स को ज्वाइन करना है, आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप क्वेरी अपनी रख दीजिएगा कि आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल जो भी चीजें आप ये पढ़ाएंगे यहाँ पर, वो चीजें अगर आपको पर्टिकुलरली जुड़ करके अगर जानना है, समझना है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, उसके लिए भी हमें मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर सकते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उपानंद सर को, और आपके सामने ये रखेंगे कि कैसे हिंदी साहित्य को आपको पढ़ना चाहिए। तो आपके सामने उपानंद सर आ चुके हैं, जो कि आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे और हिंदी क्या कैसे आपका पेपर आता है, इन सारी चीजों को लेकर के आज ये हिंदी साहित्य को लेकर के चर्चा करेंगे। तो उपानंद सर अपनी बातें आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि आपको सर ने बताया, विपुल सर ने बताया, मेरा परिचय अवगत कराया आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा इनसे जुड़ के। और कोशिश यही रहेगी कि हम अपने लेक्चर के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा गति और दिशा दे पाएँ, आप लोगों को सफलता मिले, यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पूरे लगन के साथ बने रहेंगे आपके साथ। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका होती है यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम में, उसके बारे में विपुल जी ने आप लोगों को रूबरू करा दिया है कि क्या उसकी भूमिका होती है। और देखा भी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य। यहाँ पे जो 30 प्रश्न पूछते हैं, बहुत ऐसे छात्र आते हैं, चाहे हम ही आए हैं अपनी बात कर लें, तो बहुत इसकी भूमिका रही है। 30 में 28, 27, 29, 25 क्वेश्चन तक करके छात्र आते हैं, तो ये बहुत बड़ा जरिया रहा है आने का। तो इसको पढ़ना आवश्यक लगता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको हिंदी साहित्य से रूबरू कराएंगे और कोशिश जारी रहेगी। मित्रों, अब हमारे भाई साहब विपुल जी ने बता दिया है जो भूमिका है इसकी, तो हम शुरू करते हैं। साहित्य पहले समझते हैं, साहित्य क्या होता है। हर भाषाओं का अपना साहित्य होता है। साहित्य पहले लिखित, मौखिक या लोक कथाओं के रूप में प्रचलित रहता है। लिखा जाए या न जाए, वो सदैव जीवंत रहता है। बाद में समाज का धीरे धीरे विकास हुआ और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग था समाज का, उसने सोचा कि क्यों ना हम इन चीज़ों को क्रमबद्ध कर दें, तो आज जिससे आने वाले लोग इससे रूबरू हो सके, जान सकें कि हमारे देश की क्या स्थिति थी इस शताब्दी में, इस सदी में हम क्या थे और आज क्या हैं, उससे अपनी तुलना कर सकें, जो भी चीज़ें हैं उनको जान सकें। तो देखेंगे कि जो साहित्य है वो पहले दरअसल साहित्य के नाम से नहीं था। पहले देखा जाता है काव्यों में कि वो वांग्मय मतलब वाणियाँ जो हमारी जो निकलती थी लोक कथाओं के रूप में या चाहे जैसे भी काव्यों के रूप में, वही साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। और जो साहित्य शब्द है वो 14वीं 15वीं शताब्दी में हमारे अंतिम काव्यशास्त्र के आचार्य हुए बहुत
महत्वपूर्ण आचार्य हैं विश्वनाथ जी। वो आचार्य विश्वनाथ जी ने एक अपनी पुस्तक लिखी साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी की पुस्तक है। तो देखते हैं इस तरह से हमें साहित्य का जो नाम है वो 14वीं से 15वीं सदी में मिलता है। अब धीरे धीरे हम आएंगे अपने कि साहित्य क्या होता है। अब साहित्य की परिभाषा देते हैं आपको। तो पहले से हम सुनते आते हैं बचपन से, प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल उच्चतर तक, आज यहाँ चले आए। आज तक कभी भी जब साहित्य की चर्चा होती है तो सबसे पहले हमारे सामने ये पंक्तियाँ आती हैं, जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। यानी जो साहित्य है समाज का आईना होता है, शीशा होता है, जो हमारे समाज में घटित हुए बिंबों को दर्शाता है, बताता है कि हमारे समाज में क्या हुआ, हमारे समाज की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी स्थितियाँ रही हैं उनसे हम रूबरू होते हैं साहित्य के माध्यम से। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास करके ग्रंथ है आचार्य शुक्ल जी की, उसमें अपनी भूमिका में उन्होंने लिखा है साहित्य की परिभाषा, और बहुत अच्छी परिभाषा दी है, बहुत बेहतरीन परिभाषा दी है, जिसको अक्सर लोग कोट करते हैं जगहों जगहों पे। तो वो परिभाषा क्या है कि जो साहित्य है, प्रत्येक देश का जो साहित्य है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जब जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है तब स्वाभाविक है कि हमारे साहित्य में भी परिवर्तन होगा। तो ये रही साहित्य की मोटे तौर पे परिभाषा। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ है, जो इतिहास है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा कि आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण बना है, तो उसके विकास पे चर्चा करते हैं मित्रों। आइए। जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1100 से 1200 वर्षों का इतिहास रहा है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसके प्रारंभिक समय को लेकर अनेक सारी तिथियां दी हैं, लेकिन हम यहाँ पे शुक्ल जी को मान के चलेंगे। तो उनकी जो तिथि है संवत 1050 से वो मानते हैं कि संवत 1050 विक्रमी से हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। और इस समय देख रहे हैं 2021 चल रहा है। तो यहाँ से जाहिर सी स्पष्ट होता है कि 1100 से 1200 वर्षों का इतिहास तो ही गया हमारा। अब भाषाई विकास देखते हैं। भाषाई विकास की दृष्टि से, भाषाई विकास की दृष्टि से हम अनेक चरणों से गुजरते हैं। पहले हम लेते हैं संस्कृत को। तो संस्कृत में 2-3 तरह के साहित्य मिलते हैं, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ये सब मिलते हैं। तो हम रामायण, महाभारत, जो वेद हैं, इन सबको हम देख सकते हैं, पुराणों को। फिर आते हैं संस्कृत से हमारे जो साहित्य है वो पाली की तरह आता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहता है समाज में, तब पाली भाषा में साहित्य की रचना होती है, जिसमें इसमें त्रिपिटक ले सकते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। फिर आगे आते हैं तो प्राकृत भाषा में हमको साहित्य मिलता है। जो जैनिज्म का जो साहित्य है वो अक्सर हमें प्राकृत में मिलेगा। फिर आगे आएंगे तो अपभ्रंश में मिलेगा, जो आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का पहला काल, उसमें मिलेगा मित्रों। फिर अपभ्रंश से हम बढ़ते हैं हिंदी की ओर, जिसकी चर्चा हम आज करते हैं, जिसे हम आज बोलते हैं तो ये रहा भाषाई जो विकास है, भाषाई क्रम की दृष्टि से ऐसे से विकास हुआ है। फिर देखते हैं कि यहाँ से जो इसका जो संबंध है, इस पे शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। जो प्राकृत की अवस्था है, कोई भी भाषा अचानक मर नहीं जाती है, कोई भी भाषा अचानक क्षरण नहीं हो जाता है। उस भाषा को धीरे धीरे अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है लोक व्यवस्थाओं के अनुसार, और उसका स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। पाली से प्राकृत, प्राकृत से धीरे धीरे अपभ्रंश, और अपभ्रंश से धीरे धीरे परिवर्तित होती होती हिंदी में चली आई। तो शुक्ल जी ने कहा है कि जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, उसी से हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। अपभ्रंश काव्य आदिकाल में आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं काल विभाजन की तरफ।
थोड़ा सा समझ लें, कम समय में संक्षिप्त में समझ लें कि जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो कैसे कैसे हुआ है, उसकी समय सीमा क्या रही है और उसका नामकरण क्या हुआ है, किस विद्वान ने उसको किस नाम से अभिहित किया है, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और जिस भी भाई बंधु मित्र को चाहिए, जो वीडियो यहाँ पे चल रहा है उसका अगर आपको PDF चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि PDF आपको कैसे मिलेगा। अगर लेक्चर ठीक है तो लेक्चर, नहीं तो PDF चाहिए तो आपको मिल सकता है, अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काल विभाजन की ओर। जो काल विभाजन कैसे हुआ है, तो देखिए 4 तरह से है। हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग है, पहला भाग है ये आदिकाल, और दूसरा भाग को अक्सर हम लोग मध्यकाल के नाम से जानते हैं, और इससे 2 धाराएं निकलती हैं। एक वो है पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, आधुनिक काल। समानतः इसको 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन कहीं कहीं ये विभाजन मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 संख्या लिखकर आपको बताते हैं। जो पूर्व मध्यकाल है इसी को बोलते हैं भक्ति काल, और जो उत्तर मध्यकाल है इसको बोलते हैं रीतिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग, इंटर तक पढ़े हैं। अब यहाँ हम देखते हैं मित्रों इसकी समय सीमा क्या है। काल और समय सीमा देखते हैं। ये 4 काल आपके सामने रख दिए गए हैं। तो जो आदिकाल की समय सीमा है, शुक्ल जी ने माना है संवत 1050 से 1375 विक्रमी, और जो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल है इसकी समय सीमा माने हैं संवत 1375 से 1700 विक्रमी। ये विक्रम संवत की बात चल रही है मित्रों। शुक्ल जी के जितने भी काल विभाजन है, जितने भी समय मिलेंगे उनकी पुस्तक में पूरे विक्रम संवत में मिलेंगे आपको। और रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल की समय सीमा जो शुक्ल जी ने माना है वो है संवत 1900 से 1980 विक्रमी। लेकिन जो आधुनिक काल की समय सीमा है, अब तक हम लोग आधुनिक काल में ही हैं, जिसे समांतर समकालीन काल भी कहा जाता है। तो इसकी जो समय सीमा है हम लोग ले लेंगे संवत 1900 से अब तक। अब तक का जो समय है 1900 से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल ही है। शुक्ल जी के अनुसार 1900 से लेकर 1980 तक ही ये क्या है, आधुनिक काल की समय सीमा है। क्योंकि शुक्ल जी का जो इतिहास है मित्रों वो छायावाद पे आके खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ तक जब तक वो रहे तब तक के समय को इस प्रकार से विभाजित किए हैं। तो ये रही 4 कालों के विभाजन की बात, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि संवत है तो इसको ईस्वी में कैसे बदलेंगे, इसका भी आपको बता देंगे। नहीं तो इसके नीचे अभी लिख देते हैं कि ये विक्रमी संवत में समय दिया है। जब इसको हम ईस्वी में चेंज करेंगे तो यहाँ से 57 घटा देंगे, -57 करेंगे 1050 में से मित्रों, तो यहाँ पे आएगा आपका 993, और इसमें से घटाएंगे तो 1318 ईस्वी, यानी कि 993 से 1318 ईस्वी का जो समय है वो आदिकाल का है। और यहाँ से देखेंगे 1318 से 1700 में से 57 घटाएंगे तो 1643 का जो समय है वो भक्ति काल का है। फिर देखेंगे 1643 से 1843 का जो समय है वो रीतिकाल का है। और 1843 से लेकर शुक्ल जी के अनुसार इसमें से घटाएंगे तो 1927, और जो माना जाता है जो
सही है आज के संदर्भ में, उसको लेंगे तो 1843 से लेके अब तक क्या है हमारा आधुनिक काल है। तो आपको समय में, हमें लगता है कि समय आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम 5 मिनट आपको देंगे, समझाएंगे विधिवत कि कैसे समय परिवर्तन होता है विक्रमी से लेकर ईस्वी से, ईस्वी से लेकर विक्रमी में। फिर आगे आते हैं मित्रों आधुनिक काल के विभाजन में। जो आधुनिक काल का विभाजन हुआ है वो कैसे हुआ है, उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। आधुनिक काल है मित्रों। अब आधुनिक काल में पहला जो काल आता है वो आता है भारतेंदु काल। एक तरह से माना जाए तो भारतेंदु काल 1950 से शुरू होता है और आधुनिक काल की समय सीमा 1950 से लेके अब तक मान सकते हैं, या फिर यहाँ पे सटीक हम माने कि 1843 से लेके अब तक की जो समय है अब तक का वो आधुनिक काल है। लेकिन आधुनिक काल में एक हम देखते हैं विभाजन जो शुक्ल जी ने किया है, उसको लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं ये काव्य की चर्चा कर रहे हैं। जो साहित्य दो रूप में आता है ना, एक काव्य होता है एक गद्य। चूंकि पहले हमारे सामने जो साहित्य है वो काव्य रूप में ही आया है, तो पहले हम काव्य की चर्चा कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियोज में आपको हम गद्य से परिचित कराएंगे जो गद्य साहित्य क्या है। तो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के जो समय है वो 1843 से लेकर 1868 ईस्वी तक माना गया है कि यहाँ तक भारतेंदु पूर्व काव्य धारा का समय है। और फिर देते हैं भारतेंदु युग। अब पहले पे हम रखते हैं आधुनिक काल में भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग का जो समय है उनके जन्म से ही माना जाता है कि 1850 से 1900 ईस्वी। 1850 में भारतेंदु जी पैदा हुए थे और 1900 ईस्वी तक इस युग का समय माना जाता है। और अगर समझना है तो भारतेंदु जी के जन्म काल से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन तक, यानी कि जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में स्टार्ट होता है वहाँ तक भारतेंदु युग का समय है। और भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, अद्वितीय लेखक निबंधकार थे, नाटककार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो एक संपादक पत्रकार भी थे। इसलिए उनके यशस्वी कार्यों को देखते हुए इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया है, जिसकी समय सीमा आपको बता दिया गया है। और दूसरा युग आता है मित्रों द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो उसकी समय सीमा है सन 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। अब देखिए इस युग का नाम किन के नाम पर रखा गया है द्विवेदी युग। हमारे सामने द्विवेदी नाम के दो महत्वपूर्ण साहित्यकार आते हैं। एक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभालते हैं और 1903 से 1920 तक कर उस पत्रिका का संपादन करते हैं। तो इस युग में उनका वर्चस्व रहा, उन्होंने हमारे साहित्य को एक नई दिशा, एक नई गति दी। तो उनके यशस्वी कार्यों को देखते हुए इस युग का नाम द्विवेदी युग रख दिया गया, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। और चाहे ऐसे समझ सकते हैं कि जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ तब से लेकर जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे तब तक के समय को द्विवेदी युग कहते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक उस पत्रिका का संपादन किया, आपको हम बता चुके हैं। यह है द्विवेदी युग। अब आगे बढ़ते हैं हम छायावादी युग की तरफ, जिसको हम छायावाद यहाँ लिख देते हैं। छायावाद लिखना ज़्यादा उचित लगता है छायावादी की अपेक्षा। तो छायावाद की जो समय सीमा है वो सन 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। अब छायावाद के समय के लेकर बहुत 2-3 तिथियाँ आती हैं हमारे सामने, लेकिन यहाँ पे आप 1918 याद करिए, आपके लिए इतना काफ़ी है कि 1918 से 1936 तक इसकी समय सीमा है। हालांकि आप लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की जो समय सीमा है उसको ज़्यादा तौर पे लीजिएगा। ये सभी समझने के लिए आपको बताना जरूरी है कि जो आधुनिक काल है उसकी धाराएं कितने रूपों में हमारे सामने आई, उनका कालखंड क्या रहा है, इसको भी समझना जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने इसको लाए। फिर देखिए 1918 से छायावाद की रचनाएं। छायावाद आप जानते होंगे, सुने होंगे कक्षाओं में कि छायावाद के
4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, यानी कि जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी कवित्री रही हैं। तो इन लोगों का वर्चस्व रहा है इस युग में, इनकी प्रतिभा लेखन शैली अधिक है उनके। तो आगे चलते हैं प्रगतिवाद। जो प्रगतिवाद है मित्रों, प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव, यानी कि निरंतर आगे बढ़ने की कला। जो राजनीति में मार्क्सवाद है, जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं, वही हिंदी साहित्य में हमारा क्या है, प्रगतिवाद है। उसकी जो समय सीमा है वो 1936 से लेकर 1943 तक ही से है। अब देखिए 1936, आपको एक घटना बता देते हैं, आपको अगर सन याद ना हो तो एक घटना के तौर पर भी आप इसको याद कर सकते हैं। 1936 में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है हमारे हिंदी साहित्य में। एक क्या बोलते हैं कि गोदान आया, जो यशस्वी उपन्यास रहा है प्रेमचंद जी का। अब देखते हैं, गोदान का नाम सुने ही होंगे आप लोग, किसानों की जीवन गाथा है पूरी वो। गोदान आया 1936 में, और कमायनी भी मान लीजिए, कमायनी को भी मान सकते हैं 1936 में। फिर उसके बाद बहुत सारी रचनाएं आई, राम रहीम एक उपन्यास है, पी राम की शक्ति पूजा। इनकी एक कहानी, बहुत चर्चित कहानी है कफन, प्रेमचंद की आखिरी कहानी है कफन। और टॉप 5 में एक कहानी मोस्ट आती है कफन, वो भी 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। तो इस घटना के क्रम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और 1918 को इस कदर याद करिए कि यहाँ पे जो झरना काव्य संग्रह है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना का यहाँ पे प्रकाशन हुआ है 1918 में, जो शंकर प्रसाद का, उससे भी समझ सकते हैं। फिर प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 का बता दिया आपको। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, प्रेमचंद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं लखनऊ में। वहाँ से लेकर 1943 अज्ञे के प्रथम तार सप्तक तक यह रहती है प्रगतिवाद की समय सीमा। अब आते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर सामान्यतः 1951 या 53 तक माना जाता है। ये सब डेट आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, अगर याद कर सकते हैं। आगे आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है और लगाव है आपको साहित्य से, तो ज़रूरी है आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आती है हमारे सामने मित्रों नई कविता। काल विभाजन आपको बता दे रहे हैं। नई कविता जो है 1954 से लेकर 1960 तक का जो दौर रहा है उसे नई कविता के नाम से जानते हैं। और 1954 में एक पत्रिका ही मतलब प्रकाशित होती है, जगदीश गुप्त जी हैं उनके द्वारा नई कविता, उस पत्रिका का नाम ही रहता है। तो वहाँ से लेके 1960 तक जो है कि नई कविता का दौर माना जाता है। फिर आगे आता है समकालीन कविता, इसको मिटा देते हैं। फिर आगे हमको मिलेगा 7वें में समकालीन कविता। समकालीन कविता का जो दौर रहा है 1960 से लेकर अब तक का जो दौर है, इसे समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। और इसी में आप लिख सकते हैं जनवादी कविता और नवगीत, हिंदी नवगीत, इसी में लिख सकते हैं। फिर आगे 1960 के उपरांत की जो कविताएं हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं साठोत्तरी कविता, यानी कि 60 के बाद। तो मित्रों ये रहा हमारा काल विभाजन, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो काल विभाजन है काव्यखंड का, उसका काल विभाजन हमने आपके सामने रखा। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें आती हैं बीच में, उनको थोड़ा बता रहा उचित लग रहा है हमको, इसलिए हम आपको बताते हैं उसको भी। एक शब्द आता है मित्रों संक्रमण काल। हिंदी साहित्य में एक संक्रमण काल करके शब्द आता है। चूंकि आज तो कोरोना का संक्रमण है, आज का जो दौर है, तो उस संदर्भ में ना समझें कि बीमारी वाला दौर है, लेकिन ये हिंदी साहित्य का संक्रमण काल है, इसको समझें। तो देखिए, जब हमारा साहित्य भक्ति काल से रीति काल की ओर प्रस्थान करता है, अग्रसर होता है,
जब हमारा साहित्य भक्ति काल से रीति काल की ओर अग्रसर होता है तो इसी के बीच की जो समय सीमा है मित्रों, इसी को हम कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौर में न भक्ति काल का वर्चस्व रहा न रीति काल का वर्चस्व रहा। एक तरफ हमारा साहित्य जो है पुरानी परंपरा को छोड़ रहा था तो दूसरी तरफ नई परंपरा को ग्रहण कर रहा था। इस तरह से यह साहित्य का ही संक्रमण काल नहीं था मित्रों, यह समाज का भी संक्रमण काल था। इसलिए इस समाज का संक्रमण काल था, तभी इस दौर के साहित्य में भी परिवर्तन हुआ, जिसमें न तो पुरानी रूढ़ियों परंपराओं का उतना वर्चस्व रहा न नई चीज़ों का उतना वर्चस्व रहा। दोनों चीज़ें आमने सामने घुली मिली नजर आई, इसलिए इसको संक्रमण काल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक बोले थे आपसे कि जो विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना, ईस्वी को संवत में बदलना, तो ये चीज़ लग रहा है कि ज़रूरी है। आप इतिहास भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूरी लगेगा। देखिए, पहले एक होता है BCE और एक होता है ACE। इन शब्दों को समझिए। ये होता है बिफोर क्राइस्ट एरा और ये होता है आफ्टर क्राइस्ट एरा। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, क्राइस्ट मतलब जीसस क्रिस्ट आप जानते होंगे, एरा का मतलब समय से, यहाँ भी एरा का मतलब समय से, यानी कि ईसा पूर्व के पहले और ईसा पूर्व के बाद। ईसा पूर्व के पहले को BCE और ईसा पूर्व के बाद के समय को ACE बोलते हैं। और हम मुख्य रूप से आपको दो संवत से बताएंगे। संवत, दो संवत लेते हैं यहाँ पे। एक लेते हैं हम विक्रमी संवत। ये चीज़ हमको लग रही कि इतिहास की है, फिर भी बताना जरूरी लग रहा है ताकि समय को लेकर आपको दिक्कत ना हो। जो विक्रमी संवत की शुरुआत है वो होती है 57 ईसा पूर्व में। ये एक मालवा जगह है, मालवा के राजा हुए विक्रमादित्य। उन्होंने 57 BCE में, 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की शुरुआत की। चूंकि उस समय शकों का आक्रमण भारत में हो रहा था, ये शकों को डिफीट करते हैं, पराजित करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये 57 BCE में विक्रमी संवत की शुरुआत करते हैं। और जो शक संवत है मित्रों, ये 1800 ईस्वी में शुरू होता है। ये ईसा पूर्व में शुरू होता है, 57 से 56 55 करते करते एक पर आता है, एक पर रुक जाता है, फिर एक से अब ईस्वी प्रारंभ होती है। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे करके 78 ईस्वी में एक कुषाण राजा थे। कुषाण राजा, उनका नाम है कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में। अब यही शक संवत आप पढ़े होंगे जीके में कि भारत का जो है कि राष्ट्रीय संवत है शक संवत। अब इन दोनों को हम ईस्वी में बदलेंगे। कैसे? देखिए, सहज समझते हैं कि अब का जो समय है, वर्तमान का जो वर्ष है 2021 है। चूँकि काल विभाजन दिखाते वक्त हमने आपको दिखाया कि 1050 था तो उसमें से 57 घटाए तो 993 आ गया, तो 993 से आदिकाल की समय सीमा प्रारंभ होती है। तो वैसे ही जब हम 2021 ईस्वी को हम अगर विक्रमी संवत में इसको बदलना चाहेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम 57 जोड़ देंगे विक्रमी संवत में बदलने के लिए। क्योंकि विक्रम संवत जो है पहले शुरू होता है और BCE में होता है, यानी कि ईसा पूर्व में, इसलिए हम 57 जोड़ देंगे 2021 में। तो यहाँ पे देखेंगे 7 1 8 2078 ईस्वी, यानी कि वर्तमान में संवत 2078 विक्रमी संवत चल रही है। अगर कोई पूछे कि आज 2021 है तो विक्रमी संवत में क्या होगा, तो आप 57 जोड़ के बता सकते हैं कि 2078 होगा। और कोई पूछे कि आज 2021 है तो शक संवत में क्या होगा, तो हम -78 घटा देंगे, क्योंकि जो 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत होती है और ये बाद में शुरुआत होती है और ये ईस्वी में होती है, वो ईसा पूर्व में हुई थी, इसलिए इसमें से 78 घटा देंगे तो 1943 आ जाएगा हमारे बीच। यानी कि आज जो शक संवत का समय है ये 1943 शक संवत है। एक और संवत है, छोटा सा देख लेते हैं, गुप्त संवत। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने
गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने शुरू किया था 319 में। तो चूंकि अभी ईस्वी में शुरू हुई थी तो हम क्या करेंगे, 2021 माइनस 319 इसको घटा देंगे तो देखेंगे कि 2018 का जो समय है, एक तरह से 2018 चल रहा है गुप्त संवत के हिसाब से। अब ये हुई समय की बात, कैसे देखा जाए। और आप जानते हैं कि आज हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो शक संवत है वो आज इस कैलेंडर के हिसाब से 78 वर्ष पीछे चलता है, और जो विक्रम संवत है इस कैलेंडर के हिसाब से 57 वर्ष आगे चलता है, और जो गुप्त संवत है वो 319 वर्ष पीछे चलेगा इस कैलेंडर से। फिर आगे थोड़ा चर्चा कर देते हैं नामकरण पर, जो कालों का नामकरण है। आज पहली क्लास है तो सोच रहे हैं कि इतनी चीज़ें आपको बता के जाएं यहाँ से। जो कालों का नामकरण है, नामकरण पे देखते हैं। पहले आते हैं आदिकाल। आदिकाल है तो देखिए, आदि का नाम दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपको बताए हैं कि 2 द्विवेदी लोग हुए हैं, 2 आचार्य हुए हैं इस नाम के हमारे हिंदी साहित्य में। तो इन्होंने आदिकाल कहा है, और जो दूसरा नाम दिया गया है वीरगाथा काल, ये नाम शुक्ल जी ने दिया है, आचार्य शुक्ल जी ने ये नाम दिया है वीरगाथा काल, क्योंकि इस युग में वीरगाथात्मक रचनाएं हुई जिसमें जो राजा होते थे, जो आश्रय देते थे, उनकी प्रशंसा में उनके युद्धों का इसमें सजीव चित्रण हुआ है। इसलिए शुक्ल जी ने इस प्रवृत्ति की अधिकतम रचना होने के कारण इस युग को वीरगाथा काल कहा, और चूंकि ये हिंदी साहित्य का पहला काल है इसलिए इन्होंने आदिकाल कह दिया। और तीसरा एक जो पूछता है, सिद्ध सामंत काल भी पूछ ही देता है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? शायद पिछली बार पूछा था, ये पंडित राहुल सांकृत्यायन थे, उन्होंने कहा इसको सिद्ध सामंत काल। और एक बीज वपन काल, बीज वपन काल ये कहे थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसको बीज वपन काल कहते हैं। इसके अलावा इस काल को आधार काल, शून्य काल, अभ्रंश काल, संधि एवं चारण काल, प्रारंभिक काल आदि नामों से जाना जाता है। वीर काल, जय काल, बहुत सारे नाम हैं। तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये चारों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बस आप इतना ही जानते रहें कि इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अभ्रंश किसने कहा, वो किसने कहा, आपके लेवल तक यही तक है। फिर आगे भक्ति काल की चर्चा होती है, जो भक्ति काल नाम है। एक दो साहित्य इतिहास लेखकों को छोड़ दें तो अधिकतर लोगों ने भक्ति काल ही कहा है। शुक्ल जी हो गए, भक्ति काल बोले हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए, बच्चन सिंह हो गए, भक्ति काल ही लोग बोल रहे हैं। और कई इसे ही आपको दिखाए हैं पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो भक्ति काल को हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस युग की जो रचनाएं हैं वो समाज के दबे कुचले हुए या फिर हर पहलू को लेकर लिखी गई हैं, तो इसलिए इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोलते हैं। और इसे जो ग्रियर्सन है, अब ये भी जान ले किसने क्या कहा है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल बोला है हिंदी साहित्य का, और जो श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने भी इसे स्वर्ण युग बोला है। श्याम सुंदर दास का नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं तो इनके ऊपर भी 1-2 मिनट कभी बता दिया जाएगा अगले लेक्चर में। और फिर आता है हमारा रीतिकाल। देखिए रीतिकाल के 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे नाम हैं लेकिन 3 नाम जानना जरूरी होगा। रीतिकाल तो शुक्ल जी ने कहा ही है अपने इतिहास ग्रंथ में, इस युग को रीतिकाल कहा है, क्योंकि रीति जो है रस की रीति हो गई, अलंकार की रीति हो गई, चाहे ध्वनि की रीति, कोई भी रीति हुई,
इसमें रीति ग्रंथों की प्रधानता है इस युग में, इसलिए इसको रीतिकाल कहा गया है। और कुछ आलोचकों ने, कुछ इतिहास लेखकों ने इसे कला काल कहा है, और किसी ने इसे श्रृंगार काल कहा है, और किसी ने इसे अलंकृत काल कहा है। तो पूछ देगा कि श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलेंगे रीतिकाल को। कला काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा रीतिकाल को। और अलंकृत काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा रीतिकाल को। रीतिकाल को कला काल कहा जाता है मित्रों, कला काल। और ये नाम दिए हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। आपके लिए इतना जरूरी होगा कि कला काल ये कहा जाता है, बाकी रसाल जी को आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा गहरा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा बस हल्का डीप में चले जा रहे हैं ताकि इतनी जानकारी आपको हो। फिर इसे श्रृंगार काल, श्रृंगार काल बोले हैं आचार्य विश्वनाथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पूरा नाम है इनका, ये श्रृंगार काल बोले हैं। और अलंकृत काल इसका एक नाम है, अलंकृत काल बोले हमारे मिश्र बंधु, मिश्र बंधु लोग इसे अलंकृत काल बोले हैं। तो ये हो गया भक्ति काल और रीति काल का जो नामकरण है कि इन्होंने क्या कहा, किस नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ दे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की समयावधि कितनी रही है, मतलब समय सीमा को छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कि इसकी अवधि है 1375 से 1700, ये उसको पूछने का मतलब ये हो कि कितने समय तक रहा, कितने वर्ष तक रहा, तो आप 1700 में इसको घटा के बता देंगे कि 225 वर्ष तक ये रहा है। फिर चलते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को लेते हैं, इसमें भी 3 मारी देते हैं। एक इसको तो हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, अर्थ एक ही है, आधुनिक काल कहिए या वर्तमान काल कहिए, मतलब वही है कि जो आधुनिक समय में चल रहा है या जो वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन किसने किस नाम से इन्हें पुकारा है तो यहाँ पे थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसको मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है, मिश्र बंधु। और आधुनिक काल के नाम से इसे राम कुमार वर्मा और जितने इतिहासकार हुए हैं वो आधुनिक काल बोले हैं। और इसे गद्य काल भी कुछ लोगों ने बोला है। तो गद्य काल में शुक्ल जी को विशेष स्थान देते हैं। इसके आगे और विद्वान है गणपति चंद्रगुप्त, तो शुक्ल जी को आप याद करिए। बस ये याद करिए कि वर्तमान काल, आधुनिक काल और ये गद्य काल एक ही चीज़ है, इतना चीज़ आपके मन में होना चाहिए। अब एक थोड़ा सा कभी कभी होता क्या है कि जब हम भी पढ़ते थे तो हमको थोड़ा मुश्किल हो जाती थी कि ये कालों का क्रमिक नाम क्या है, कि आदिकाल के बाद रीति काल आता है कि भक्ति काल आता है। ये तो जानते थे कि आदिकाल पहला है, आधुनिक काल बाद वाला है, बीच में दोनों को लेकर हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। तो उस चीज़ के लिए एक ट्रिक मान लीजिए आप, आभरिया, एक ट्रिक मान लीजिए आभरिया। आ से आदिकाल, भ से भक्ति काल, री से लेते हैं रीति काल, या है इसको आ समझे, यहाँ से ले लेंगे आधुनिक काल। आभरिया, ये चीज़ हमें याद रहे, इसे पता चल जाएगा कि इनका क्रमिक नाम क्या है। तो मित्रों, इस तरह से हम आपको बताए कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आदिकाल से लेकर आधुनिक तक का, यानी कि इस समय का जो सफ़र किस प्रकार से तय किया, थोड़ी सी हम संक्षिप्त रूपरेखा गूथे यहाँ पे। उसकी समय सीमा क्या रही, किस विद्वान ने किस नाम से उसे प्रस्तुत किया हमारे समक्ष, किस रूप में हम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें चर्चा हुई। तो ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कोर्स से संबंधित, किसी भी कोर्स से संबंधित मटेरियल के लिए, PDF के लिए, जानकारी के लिए, वीडियो निरंतर बने रहने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको YouTube पे मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सही कोर्स, सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।